आज हम करेंगे सेकंड टॉपिक जो कि है ओशन बॉटम रिलीफ, ठीक है, या फिर जो ओशन फ्लोर है उसकी टोपोग्राफी, ठीक है। इसमें पहले तो हम ना सारी टर्म्स कर लेंगे। अच्छा, अलग अलग टोपोग्राफी जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, बाइसल प्लेन्स हो गए, ठीक है, सी माउंट्स हो गए, अलग अलग हैं, ठीक है। ये सेकंड टॉपिक जो है ये इन सबको डिफाइन करेगा कि ये अलग अलग फीचर्स कौन कौन से हैं। और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वो करेगा कि एक ओशन है, जैसे अटलांटिक ओशन है, तो अटलांटिक ओशन में कौन कौन से फीचर्स, अच्छा इधर कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलता है, अच्छा इधर बेसिन्स हो गए, फिर यहाँ पे एक रिज जाती है, ठीक है। फिर हम अलग अलग ओशंस में इन फीचर्स की स्टडी करेंगे कि कौन से ओशन में कौन सा फीचर ज़्यादा है, कितनी परसेंटेज है, कहाँ कहाँ है ये, ठीक है। तो अब ये टॉपिक करने से पहले बेसिक वोकैब करानी पड़ेगी पहले बच्चों को कि जो बॉटम टोपोग्राफी होती है उसमें तो जोनेशन जब हम करते हैं, अलग अलग जोन्स बनाते हैं ओशंस के, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, यानी उसकी अलग अलग शेप्स फीचर्स के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस कैसी है, अच्छा माउंटेन्स है, रिज है, क्या है, ठीक है। तो इस बेस पे है हमारा क्या होता है, कॉन्टिनेंट है, शेल्फ आएगा, ठीक है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आएगा, ट्रेंचेस हो सकती हैं, उसके बाद बाइसल प्लेन, ठीक है, ये फोर्थ नंबर का बाइसल प्लेन, और फिफ्थ है मिड ओशनिक रीजस, ठीक है। मेन ये हो जाएंगे। इसको बनाएंगे कैसे, बहुत ईजी है। सबसे पहले ये है कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये है कॉन्टिनेंट, ये थोड़ा सा सपोज ये हमारा ओशन का मीन सी लेवल है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट है बाहर, ये थोड़ा सा पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। इतना आने के बाद ये एकदम से ऐसे हो जाता है, ठीक है ये कॉन्टिनेंट का ही पार्ट, बट इसका स्लोप क्या है, बहुत स्टीप है। यहाँ तक क्या था, इसका बहुत स्लोप था, वो जेंटल था, ठीक है, फिर एकदम स्टीप हो गया। उसके बाद अगर यहाँ से कोई सेडिमेंट्स आ रहे हैं तो ये अगर यहाँ डिपॉजिट हो गए तो यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा बन जाएगा, ये कॉन्टिनेंटल राइज हो जाएगा। यानी ये जो शैलो रीजन है जिसका स्लोप जेंटल है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो जाएगा। और अगर जहाँ से जो स्लोप है वो एकदम स्टीप होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं, जो शेल्फ है उसको ब्रेक लग गया, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट आ गया ये शेल्फ ब्रेक होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है और कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेडिमेंट्स वगैरह अगर यहाँ डिपॉजिट हो जाए तो यहाँ पे एक उभरा हुआ हिस्सा दिखता है, उसको कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल राइज। उसके बाद अगर प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, ठीक है, तो ट्रेंचेस भी बन सकती हैं। फर्दर तुम्हारे बाइसल प्लेन्स तो होंगे ही, उन पर फीचर्स बन सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिज बनानी है ऐसे करके, ठीक है, एक माउंटेन रेंज ऐसे, और ऐसे करना है बस, ऐसे इधर, बस ये बन गया 3D टाइप, ठीक है। ये मिड ओशनिक रीजेस हो जाएंगी, ये आगे अच्छे से बनाएंगे, बट फिलहाल के लिए इतना होता है। और जो तीनों होते हैं ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज, इन तीनों को अगर कलेक्टिवली बोलना हो तो हम बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। क्योंकि ये बेसिकली है क्या, कॉन्टिनेंट का ही तो हिस्सा है। यहाँ से जो कॉन्टिनेंट है उसी का तो पार्ट कंटिन्यू हो रहा है, बस ओशन में डूब गया है, ठीक है। तो इन वर्ड से फैमिलियर कराना सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वैसे यही तो टॉपिक है, यही तो मैं डिफाइन करने, तो ये अभी मैं ऊपर से बता रही हूँ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, और इनको और कॉन्टिनेंटल राइज को कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है। उसके बाद ट्रेंचेस होती है, बाइसल प्लेन होते हैं, ओशनिक रीजेस होते हैं। पूरा टॉपिक सेकंड टॉपिक इन्हीं पे है, तो ये और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आता है इल्यूमिनेशन के बेस पे हम ओशन को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी इल्यूमिनेशन, लाइट कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक पेनेट्रेट कर रही है लाइट, ठीक है। इस पर बहुत ईजी है, ठीक है। सबसे पहले है मीन सी लेवल है ज़ीरो है। फिर उसके बाद उससे 200 मीटर गहराई तक जाओ, फिर उससे 200 से लेके 1000 मीटर तक की गहराई पे जाओ, ठीक है। और तुम्हें पता है जो लाइट होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फोटिक, ठीक है। यानी जो फोटो वर्ड होता है ना, ये लाइट से ही रिलेटेड होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, सिंथेसिस होता है बनाना, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनाना, फोटोसिंथेसिस हो गया। जैसे जो फोटो रूट वर्ड होता है और इसी से फोटिक, यानी समथिंग रिलेटेड टू लाइट,
ठीक है। तो अगर कहीं पे ज़्यादा लाइट आ रही है तो उसके आगे प्रीफिक्स जुड़ जाएगा यू फोटिक। लाइट नहीं आ रही है, कम आ रही है, डिस फोटिक। आ ही नहीं रही है, बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा है, ए फोटिक। तो ये 3 अलग अलग जोन्स बन जाएंगे। ये किस पे बेस है? डेप्थ पे बेस है। अगर 200 मीटर तक की डेप्थ है तो वहाँ पे लाइट पहुँच जाती है, यू फोटिक है। ठीक है, फोटिक फोटिक फोटिक, बस प्रीफिक्स चेंज हो जाएंगे, यू फोटिक, बढ़िया लाइट आ रही है। लाइट नहीं आ रही है, डिसफोटिक। ठीक है, ए फोटिक, बिल्कुल अंधेरा है। ठीक है, तो इसीलिए जितनी भी मैराइन लाइफ्स है ना मेनली वो इसी वाले एरिया में मिलती है। और इतनी कम गहराई कहाँ, किस इलाके में है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, क्योंकि बाकी तो सारे डेप्थ इनकी बढ़ जाती है, आगे हम देखेंगे बाकी की डेप्थ बढ़ जाती है। तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला इलाका है इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइफ देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे डेप्थ जो है वो 0 से 200 मीटर रहती है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। ठीक है, एक तरीका हो सकता है इसमें। उसके बाद है डेप्थ के बेसिस पे। तो डेप्थ के बेसिस पे, अलग अलग डेप्थ के बेसिस पे अगर हमें नेमिंग करनी ओशन की, इधर लाइट कहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ यूफोटिक जोन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मतलब मैं उस जोन की बात कर रही हूँ जो 200 मीटर तक की गहराई पे है, जहाँ पे बहुत बढ़िया लाइट आती है। ठीक है, रोशनी रहती है। अब मैं कहती हूँ कि डेप्थ के बेसिस पे अलग अलग नाम क्या हो सकते हैं, कितनी गहराई पे है, इतनी डेप्थ की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइट इन्वॉल्व नहीं है, बट बस डेप्थ, अलग अलग डेप्थ के लिए मैं क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, पेलेजिक वर्ड सेम रहेगा, पेलेजिक 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 पेलेजिक। ठीक है, एपी वर्ड इसका प्रीफिक्स हो जाएगा। जैसे एपी सेंटर वर्ड है, एपी क्या होता है? देखो, एपी एपी वर्ड क्या शो करता है? कुछ ऊपरी लेयर को शो करता है, ऊपरी वाले पॉइंट को। जैसे अगर हमारी स्किन है तो जो स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस, डर्मा जो है ये रिलेटेड होता है उससे, स्किन से, तो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है जैसे। एपिडर्मिस, जैसे एपी सेंटर है, हम उसमें करते हैं ना अर्थक्वेक में, तो अर्थक्वेक में जब हम करते हैं एपी सेंटर तो क्या होता है? वो पॉइंट जो सरफेस पे जो सबसे पहले मिले, यानी 90 डिग्री पे जहाँ पे वेव सबसे पहले पहुँचते हैं, वो क्या होता है? उसका एपी सेंटर। ठीक है, तो एपी समझ आ गया? एपी मतलब जो सबसे पहली लेयर है, ऊपर वाली लेयर है। ठीक है, एपी वर्ड होता है जो सबसे बाहरी ऊपर वाला पॉइंट होता है, तो एपी पैलेजिक। और फिर जो बीच में होगा वो मैसो। ठीक है, सॉरी, ठीक है, मैसो पैलेजिक। उसके बाद मतलब उसके बाद गहराई, गहराई मैंने बताया था, बैथी, बैथी जो होता है, बैथोस वर्ड, बैथोस किससे रिलेटेड है? गहराई से। हमने किया था ना ओशन बैथोमेट्री, तो बैथोस गहराई से रिलेटेड होता है, तो और गहराई है तो बैथी पैलेजिक। और सबसे और भी ज़्यादा गहराई है तो इसके लिए वर्ड यूज़ होता है अबीसो। ठीक है, अबाइसल प्लेन होते हैं जो प्लेन्स गहराई में बनते हैं, जैसे अबीसो पैलेजिक। ठीक है, तो डेप्थ के बेसिस पे अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं मेसोपैलेजिक जोन में मैंने अपनी कुछ भेजी है, सबमरीन में मैंने कुछ भेजी है, तो मतलब मैं 200 मीटर से 1000 मीटर तक की हाइट, उसकी डेप्थ की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, वोकैबुलरी। ठीक है, ये काम आएंगे इसलिए बताया। तो अलग अलग वोकैबुलरी हैं ओशंस को जब हम डिवाइड करते हैं फीचर्स के बेसिस पे, तो ये होती है जो प्रोफाइल अब हम करेंगे ही, ओशन बॉटम रिलीफ। ठीक है, उसके बाद लाइट कहाँ कहाँ तक जाती है उस बेसिस पे 3 नाम होते हैं। और क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास बहुत ज़्यादा कम गहराई है तो इसलिए यहाँ पे लाइफ ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या चाहिए होता है ज़िंदगी के लिए? क्या चाहिए होता है? लाइट और न्यूट्रिएंट्स, मतलब मैरीन लाइफ जो यहाँ पे आएगी उनको दोनों चीज़ मिल जाती है। ये हो गया। और यानी ट्रेंचेस के पास बहुत कम लाइफ मिलेगी तुम्हें, बहुत कम ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ये होता है। और फिर डेप्थ के बेसिस पे अलग अलग नाम रखे जा सकते हैं ओशंस के। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? वो कैब के बाद उसके बाद आता है ओशन बॉटम या बेड या ओशनिक लिथोस्फेयर, या फिर हमारे जो फ्लोरस के टोपोग्राफिक फीचर्स। ठीक है, इसमें बेसिकली शुरुआत कैसे कर सकते हैं बताने से पहले कि हमारा जो ओशन का बॉटम है, जो फ्लोर है, वो फ्लैट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, अब 3 सवाल इससे आते हैं, क्यों है ऐसा, कौन कौन से फीचर्स बन रहे हैं? अगर वो फ्लैट नहीं है तो मतलब कौन कौन से फीचर बनेंगे और कहाँ कहाँ बनेंगे? ठीक है, तो पहला सवाल है क्यों है? क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेस है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है, जैसे वॉल्केनिक है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रही है, प्लेट्स मूव कर रही हैं। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। उसके बाद एक्सोजेनेटिक में क्या होता है? इरोजन भी तो हो रहा है और डिपोजिशन भी तो हो रहा है। समुद्र के अंदर क्या डिपोजिट नहीं होगा? जहाँ लो लाइंग एरिया है वहीं डिपोजिशन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये होता है।
तो क्यों फ्लैट नहीं है? बिकॉज ऑफ एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, ये हो गया। ये क्रिएट करती जा रही है, बिगाड़ती जा रही है, क्रिएट करती जा रही है, बिगाड़ती जा रही है, तो इस तरीके से है। उसके बाद है वट। कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे? अलग अलग फीचर्स है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, स्लोप है, राइज है, मिड ओशनिक रीजेस है, ट्रेंचेस है, गाइड्स है, सी माउंट्स है, यही करने में। और फिर आता है क्वेश्चन, कहाँ कहाँ बनेंगे ये? कि ओशन के सिर्फ एक पार्ट में नहीं, ये हर ओशन में बनते हैं। और मेनली हम 3 ही ओशन की स्टडी करते हैं, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन। ठीक है, ओशन वैसे तो 5 हैं। ठीक है, कुछ कहते हैं कि 4 हैं। सदर्न ओशन को कंसीडर नहीं करते, अंटार्कटिका को, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसको कहती हैं सदर्न ओशन को। तो 5 ओशन है ओवरऑल, हमारे पास 5 ओशंस है, बट उन 2 में हम फीचर्स की स्टडी इतनी एक्सप्लोर नहीं है, तो इन्हीं से काम करता है। देखो, इंसान उन्हीं चीज़ की स्टडी करता है, उसी चीज़ में पंगा लेता है जो उसको फ़ायदा देंगे। ठीक है, और जहाँ पे उसकी टेक्नोलॉजीज़ को अलाउ करेगी। तो ये तीनों ऑप्शंस हैं यहीं की, हमने फीचर स्टडी करते हैं, तो हम यहाँ आके हमें देखने हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम ये जितने भी फीचर्स की बात करेंगे ना, वो सब हम अलग अलग ओशन में देखेंगे, फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। अच्छा, इससे पहले ओशन बॉटम रिलीफ हम क्यों पढ़ रहे हैं? इतना फालतू टाइम है क्या हमारे पास? नहीं, क्यों हम इसकी नॉलेज ले रहे हैं? तूने देखा होगा, शिप जाती है तो शिप क्या होती है? ऊपर ऊपर थोड़ी तैर रही है, उसका कुछ पार्ट नीचे भी तो डूबा हुआ है ना, पानी के नीचे। तो मान लो अगर उन्हें पता ही नहीं है कि नीचे एक सी माउंट है, वो जाके टकरा जाएंगे, मर जाएंगे वो तो। ठीक है, या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ गया, या फिर उनकी गहराई ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, या ट्रेंचेज आ गई, तो उस एरिया में वो कैसे नेविगेट करेंगे? ठीक है, क्योंकि शिप्स को चलने के लिए एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डेप्थ भी तो चाहिए होती है ना। ठीक है, जितना वो बड़ा है उतना डूबने के लिए एरिया भी तो चाहिए होता है। तो नेविगेट जब हम कर रहे हैं तो सेफ्टी बनी रहे, कहीं जाके भिड़ ना जाए किसी चीज़ से। उसके बाद आता है थोड़ा फ्लोर का पता रहेगा, ओशनिक लिथोस्फेयर का पता रहेगा, तो वहाँ के पता रहेगा। अच्छा, इस तरीके के रिसोर्सेज मिलने की संभावना है, तो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन करनी हो तो भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनकी नॉलेज इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तुमने सुना होगा कि जो इंटरनेट होता है उसका एक तरीका क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट करने का? ऑप्टिकल फाइबर्स, जो लाइंस होते हैं, केबल लाइंस होती है, वो बिछाई जाती हैं ओशंस में। ठीक है, एक रशिया का भी तो है, जैसे ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ रशिया है, तो रशिया क्या कर रहा है? रशिया के पास क्या है? ऑयल एंड गैस है, तो वो क्या है, गैस पाइपलाइन यहाँ यहीं से भेज रहा है ना वो यूरोप को। इसमें अभी लीकेज भी हुई थी रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान, अभी चल ही रही है वैसे ये वॉर, तो उसके दौरान लीकेज भी तो हुई थी। बट कुल मार के इतना है कि सी जो ओशनिक रूट्स होते हैं, जो ओशंस होते हैं, उनसे हम न सिर्फ शिप वगैरह चलते हैं, बल्कि अंदर से अगर हमें केबल लाइन, कुछ डिस्ट्रीब्यूट पाइपलाइंस बिछानी हो तो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे रशिया यूरोप को जो गैसेस दे रहा है ना, गैस पाइपलाइन, नॉर्ड स्ट्रीम बोलते हैं इसको। और ऐसी 2 पाइपलाइन उन्होंने बिछा रखे हैं, नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड 2। ठीक है, दोनों बन चुकी हैं, इसमें देता है, इसमें होता है, बट रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अभी थोड़ा रुक रखा है ऊपरी तौर से। ठीक है, तो मतलब क्या है, केबल लाइंस, उसकी ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाने इंटरनेट के लिए, या फिर ऑयल गैस की ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तो भी यहाँ से जो पाइपलाइन बिछाई गई है, इधर देख लेना, ये यूरोप का हिस्सा है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। ठीक है, डेनमार्क, इधर ये फ्रांस की बनता नहीं, ये फ्रांस। ठीक है, ये स्पेन और पोर्चुगीज़। ठीक है, पोर्चुगल, ये सब है। तो कुल मार के सिर्फ इतना है इस पॉइंट में कि अगर तुम्हें ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाने हैं तो ऑब्वियसली तुम्हें पता होना चाहिए वहाँ का फ्लोर कैसा है। पाइपलाइंस बिछानी है तो भी पता होना चाहिए, जैसे नॉर्ड स्ट्रीम है, रशिया यूरोप को सप्लाई करता है गैस, जो कि अभी थोड़ा डिसरप्टेड हो चुकी है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। उसके बाद हो गया इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की भी तो बताते हैं। अगर तुम्हें वहाँ के फ्लोर के बारे में पता है, वहाँ के फ्लोर पे किस तरीके के फीचर्स हैं, किस तरीके की रॉक्स हैं, तो उनसे भी पता चलता हमें। अच्छा, अर्थ का ओरिजिन कैसे होगा, इवॉल्व कैसे कर रही है, अच्छा ये प्लेट्स मूव कर रही है, इस तरीके की चीज़ों की पता चलती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होती है। फिर वही है स्ट्रेटजिक डिज़ास्टर, कोई डिज़ास्टर कंट्रोल करना है तो भी हमें पता होना चाहिए, अच्छा इस एरिया में नहीं बनाना चाहिए कुछ भी, इस एरिया से जाते वक्त ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके की। ठीक है, ये कोस्टल जो स्टेट्स हैं वो ध्यान रखें। और मैराइन हैबिटाट उनका कहाँ होगा। ऑब्वियसली अब तुम डीप ओशन में जाके तो देखोगे नहीं ना। ठीक है, ये भी टर्म्स आएंगे, डीप सी क्या होता है,
ये सब आएंगे जब मैरीटाइम लॉस करेंगे, ठीक है। डीप सी मतलब वही था जो कोस्ट से बहुत 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 गहराई में जो ओशन बच जाता है ना, तो जैसे वहाँ तो तुम्हें लाइफ कैसी मिलेगी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास ज़्यादा मिलेगी या ट्रेंचेस के पास ज़्यादा मिलेगी, वो भी तुम्हें अगर पता करना है। अब जाके तुम कहीं गलत एरिया में जाके फ़िशिंग करे तो वहाँ तो नहीं होगी, फ़िशिंग भी तो किस एरिया में ज़्यादा होगी, तो उन सब के लिए पता होना चाहिए ओशन बॉटम जो वहाँ के फीचर्स हैं कैसे हैं, ठीक है। आई होप थोड़ा समझा पा रही हूँ मैं, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करनी है, ओशन बॉटम जो रिलीफ है वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस। यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर कौन कौन से फीचर्स है, ये अलग अलग फीचर्स है, कहाँ कहाँ है, हर ओशन में बनते हैं। क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज़, क्योंकि हमें ओशन से बहुत काम है, हम वहाँ से जाते हैं, हम वहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम वहाँ पे घूमने जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है जनरल प्रोफाइल कैसी होगी फिर, ठीक है। जनरल प्रोफाइल ऊपर ऊपर से ओशन बॉटम रिलीफ कैसा दिखता है, तो मॉर्फोलॉजिकली हमने किए ही थे, अभी यहाँ पे बताया था मैंने। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में मॉर्फोलॉजी बेसिकली होती है शेप्स, किस तरीके की अपीयरेंस कैसी है, ठीक है, शेप कैसी है। तो इसमें हम क्या क्या इसमें आता है, अगर मॉर्फोलॉजिकली हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो कौन कौन से होते हैं। ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का कुछ हिस्सा जो पानी में डूब गया है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एकदम जहाँ से स्लोप एकदम स्टीप हो जाए, शेल्फ ब्रेक। फिर अगर यहाँ पे डिपॉजिट होता रहे कुछ 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 कुछ, क्योंकि स्लोप है तो यहाँ तो इकट्ठा होगा नहीं, स्लोप स्टीप स्लोप पे थोड़ी कुछ इकट्ठा होगा, जैसे माउंटेन है तो सब नीचे आ जाएगा, यहाँ इकट्ठा होगा तो यहाँ एक राइज बन गया, कॉन्टिनेंटल राइज। इन तीनों को मिला के हम बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है। उसके बाद फिर आती है, अगर ये कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट अगर आपस में भिड़ रही है तो ट्रेंचेस भी बनेंगी, बन सकती हैं। तो एक प्लेट नीचे जाएगी, दूसरी प्लेट उसके ऊपर आएगी, ठीक है। ओशनिक प्लेट नीचे जाती है, इधर पिघलेगी और कहीं से तो निकलेगी, इधर वोल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे, जैसे एंडीज माउंटेन्स बन गया, ठीक है। उसके बाद ट्रेंचेस के बाद फिर से नॉर्मल अपना वही प्लेन शुरू हो गया। फिर डिप्रेशन भी बन सकते हैं, अर्थ पे थोड़ी बनेंगे, यहाँ पे भी बन सकते हैं। फिर अबाइसल हिल्स, मतलब गहराई में, अबाइसल है गहराई में बने प्लेन्स, और अबाइसल हिल गहराई में जो हिल्स बन रहे हैं। हिल्स मतलब ज़्यादा हाइट नहीं होती इनकी, माउंटेन की ज़्यादा हाइट होती है, ठीक है। गायोट फ्लैट टॉप, जैसे हमारे यहाँ प्लेट्यू होते हैं अर्थ पे, वैसे ही सी के अंदर उनको गायोट बोलते हैं, क्योंकि गायोट नाम के जियोलॉजिस्ट ने इसकी स्टडी करी थी। उसके बाद आता है फिर से प्लेन आ गया, तो 5 5 5 ये सारे बाइसर प्लेन को शो कर रहे हैं। प्लेन आ गया, फिर मिड ओशनिक रीजेस आ गई, ठीक है। और ये मेन फीचर्स होते हैं, उसके अलावा भी हैं बट ये पहले जो बड़े बड़े फीचर्स हैं मेन हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन पहले एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है कि डिपोजिशन हो भी रहा है, कुछ आ भी रहा है, सेडिमेंट, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये ऐसे ही बताया कि जैसे ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ से शेल्फ है, तो जो डिपोजिशन होगा वो तुम्हें पता है, जैसे रिवर कैसे डिपॉजिट करते हुए चलती है, पहले बड़ी चीज़ें, पावर जब उसकी ख़त्म होती तो बड़ी चीज़, बड़े पत्थर बोल्डर्स को छोड़ेगी, पेबल्स, ठीक है। फिर सैंड, सिल्ट, क्ले, ऐसे बड़े से छोटे साइज़, मतलब छोटे साइज़ को तो ज़्यादा लंबे तक कैरी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे हम देखें तो डिपोजिशन कैसे मिलेगा हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे भी, पहले बड़े फिर छोटे साइज़, ऐसे मिलता है। ये हर जगह ये रूल ही है, ठीक है, जैसे जैसे पावर डिक्रीज़ होती है। उसके बाद यहाँ आ गए, जो यहाँ पे पहुँचे वो स्लोप पे तो इकट्ठे हो नहीं सकते। सोचो एक खड़ी दीवार है, वहाँ क्या कुछ खड़ा हो सकता है, कुछ सेडिमेंट डिपॉजिट हो सकते हैं, नहीं। तो ये सारे लुढ़क के नीचे आएंगे और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे और एक उभरा हुआ हिस्सा बना देंगे, यह है कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। मैंने साइड में बना भी रखा है कि स्लोप जैसे जैसे डिक्रीज़ होता है ना, ठीक है, स्लोप डिक्रीज़ होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, इसलिए बड़ी चीज़ें पहले छोड़ देगी, छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि कम पावर चाहिए तो उनको कैरी कर लेगी, और फिर लास्ट में सबसे छोटी चीज़ों को, इसको बोलते हैं ग्रेडेड सेडिमेंट्स, ठीक है। मतलब ग्रेडिंग कर दी, बड़ा छोटा, A+A ऐसे ग्रेडिंग होती है ना, जैसे कॉस्ट टू फाइन, बड़े से छोटे की एक ग्रेडिंग हो जाती है ऐसे। अब शुरू होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो टॉपिक है मेन। कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखो, बुक में पढ़ोगे तो पूरी कहानी है, अच्छे से है, बट की पॉइंट्स उस बुक से क्या है वो इसमें है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा जो सीवर्ड एक्सटेंशन, मतलब जो पानी में डूबा हुआ है, जो सी की तरफ सी में डूबा हुआ है, कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा, ठीक है।
जेंटल स्लोपिंग होती है यहाँ पे, मैक्सिमम जो स्लोप होता है वो 2 डिग्रीज तक ही होता है, ठीक है। 1 to 2 डिग्री होता है। शैलो होता है, मैं बताया था, ज़्यादा डेप्थ नहीं होती। कितनी डेप्थ होती है इसकी? 200 मीटर। और हमने क्या था कि जो फोटिक जोन होता है वो भी कहाँ तक होता है? 200 मीटर तक होता है। यानी काफ़ी अच्छी सनलाइट आती है, इसलिए जो लाइफ होगी वो ज़्यादातर यहीं होगी। और फैदम यूनिट में हम डेप्थ को मेज़र करते हैं मेनली, तो 100 फैदम होती है। और 100 फैदम, 1 फैदम 1.8 मीटर था, तो अराउंड 2 मीटर लगा लो तो 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? शेल्फ ब्रेक पे ये एंड हो जाते हैं। मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पे आके एकदम से स्लोप शुरू हो जाए और स्टीप स्लोप हो जाए तो वहाँ पे ब्रेक लग जाता है शेल्फ को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? शेल्फ ब्रेक बोलते हैं, ठीक है। और ये फोटिक जोन है, ये बताया था इल्यूमिनेटेड एरिया है, यानी यहाँ पे लाइफ मिलेगी, इसलिए लाइफ जोन में है, ठीक है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना वो हैं इस टॉपिक के, ठीक है। यानी 90% ऑफ जो मेराइन बायोटिक प्रोडक्शन होते हैं वो सारी वो किस हिस्से में होती हैं, ठीक है, वो इधर ही होती है। और क्योंकि लाइफ इधर थी तो सारे दबेंगे भी इधर। और जो ऑयल और नेचुरल गैस होते हैं वो कैसे बनी थी? जो लाइफ थी, जो मेराइन लाइफ थी, वो क्या हुआ? जो एनिमल लाइफ थी, फोना लाइफ थी, वो क्या होती है? एक टाइम पे क्या होता है? वो दब जाती है, ठीक है। और ठीक है, मान लो एक्टिविटी हुई कुछ जिसकी वजह से वहाँ पे जो जानवर रह रहे थे, ठीक है, फिश थी, क्या बना रही हूँ, ठीक है, वो दब गए, सब दब गए। तो ऊपर से लग रहा है प्रेशर, नीचे से मिल रहा है टेम्परेचर, इसकी वजह से वो जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक लिक्विड काइंड ऑफ सब्सटेंस में, जिसको ऑयल बोल देते हैं, पेट्रोलियम, ठीक है। ऑयल हो गया। और जहाँ पे ऑयल होता है वहाँ पे कुछ गैसेस भी अपने आप मिल जाते हैं, जैसे मीथेन जो होती है, ठीक है, नेचुरल गैसेस हमें वहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। यानी अगर तुम वहाँ पे डिग करोगे ना तो पहले वो गैस निकल के आएगी और फिर तुम्हें ऑयल मिलेगा, ठीक है। अ, और कुछ कंट्रीज़ जो होती है ना वो मतलब उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, ये एक्स्ट्रा ही बता रहे हैं ऐसे, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती इस गैस को स्टोर करने की, इसको यूज़ करने की। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ तो पहले इन गैस को सारा निकालते हैं, ठीक है। बट कुछ के पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे आग लगा देते हैं। अगर ज़मीन पे ऐसा हो रहा हो तो वो आग लगा देते हैं ताकि ये सारी हट जाए, गैस निकल जाए और फिर ऑयल निकाल लेते हैं, ठीक है। वरना जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो तो कुछ भी नहीं छोड़ते, सब कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो 90% अगर मेराइन बायोटिक प्रोडक्शन यहीं हो रही है तो यहीं पे लाइफ होगी, यहीं पे दबी होंगी और यहीं पे ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब बन जाता है, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया में अगर हम देखें तो वेस्टर्न कोस्ट पे है ना, क्या बना दिया, यहाँ पे मुंबई हाई है ना, मुंबई हाई कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही तो है वो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे जहाँ पे आई थिंक अराउंड 80% हमारा पेट्रोलियम यहीं से आता है। इंडिया जितना पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम यहीं से, और बाकी थोड़ा असम से। अब तुम कहोगे यहाँ पे कैसे आ गया? उसके लिए तो पानी भी तो होना चाहिए, पानी की प्रेजेंस में ही तो, मतलब वो जो एनिमल्स थे ना वो दबेंगे, लेकिन वो अकेले नहीं दबते, वो विद वाटर दबते हैं, इसीलिए तो वो लिक्विड काइंड ऑफ सब्सटेंस बनता है ना। तो तुम कहोगे यहाँ पे असम में कैसे पानी आया? राजस्थान में भी तो है, तो वहाँ कैसे आया? क्योंकि जब प्लेट हमारी जो पेनिनसुलर प्लेट जब मूव कर रही थी ना, ठीक है, तो उसका ये वाला हिस्सा जो असम वाला इधर नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है और जो राजस्थान वाला हिस्सा है वो पानी में डूब गया था। इसी वजह से वहाँ पे लाइफ आई, फिर दबी पानी के साथ, और वहाँ पे ऑयल और गैस की प्रेजेंस मिलती है, ठीक है। जैसे असम में तुमने सुना होगा डिगबोई वेल्स है सबसे पहला वेल, क्या होगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना मतलब? कुल मिला के इतना है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले इलाके में सबसे ज़्यादा मैराइन बायोटिक प्रोडक्शन देखने को मिलेगी, लाइफ वहाँ पे होती है। और अगर हम देखें 100% ओशन का, अगर हम 100% फ्लोर जो है सारे ओशंस का अगर 100% फ्लोर मान के हम चल रहे हैं तो उस 100% में से 7.5% एरिया पे क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। यानी अगर टोटल एरिया हर ओशन का, अटलांटिक ओशन सारे ओशंस का एरिया मिला के अगर 100% है तो 7.5% पे तो सिर्फ यही फीचर है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही है, ठीक है। अच्छा ये क्या है? कुछ नहीं है, अलग अलग नाम है। जैसे अगर कोरल से बना है वो शेल्फ तो कोरल शेल्फ हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल का जो शेल्फ है अगर वो उससे बना है, इरोजन से बना है इरोजनल शेल्फ हो जाएगा, डिपोजिशन से डिपोजिशनल शेल्फ हो जाएगा। इसके अलग अलग तरीके भी तो होते हैं ना, कैसे बना होगा ये शेल्फ। फोल्डिंग से बना है तो सबमर्ज्ड शेल्फ हो जाएगा, जैसे हमारा वेस्टर्न घाट वाला है। इसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ही एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, फैक्ट है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू टाइप। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ना कहीं पे तो बहुत पतला होता है, ठीक है,
यानी कॉन्टिनेंट पे अगर हम देखोगे, अगर तुम मैप देखोगे ना, वर्ल्ड वो क्या बोलते हैं उसको, मैप देखना कभी भी, तो उसमें तुम्हें दिखेगा, जैसे मैप देखोगे फॉर एग्जांपल ये कोई कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो वहाँ पे ना, यहाँ पे जैसे बना रखा है, तो यहाँ पे हल्का ब्लू कलर यूज़ कर रखा है और यहाँ पे बहुत डार्क ब्लू यूज़ कर रखा है। तो ये एरिया शो करता है कि ये कम गहरा है, ठीक है। और कम गहरा है मतलब यहाँ पे आसपास क्या है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन है उसका। कहीं पे तो तुम्हें इतना चौड़ा दिखेगा और कहीं पे तुम्हें दिखेगा बिल्कुल 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 है ही नहीं, ठीक है। तो वो जो उसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यानी जो वहाँ का शैलो एरिया है, यानी जो कम गहरा एरिया है, ठीक है, देखना एक बार एटलस में, जो बिल्कुल लाइट ब्लू से शो होगा और इधर बिल्कुल डार्क ब्लू से, तो ये शो करता है कि यहाँ पे कम गहरा इलाका और ये ज़्यादा गहरा है। कम गहरा वाले इलाके जो होते हैं वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन वाला इलाका ही होता है। तो कहीं पे तो बहुत नैरो है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन में मेनली कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया होता है, तो कहीं पे तो बहुत नैरो है और कहीं पे बहुत वाइड है। तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं नैरो होने के? तो अगर देखना, अगर वहाँ पे नैरो है तो क्या उसके कोस्ट पे कोई माउंटेन रेंज है, कोई प्लेट्यू है, कोई क्लिफ बनी हुई है, ठीक है, मतलब ऐसे स्ट्रेट से होता है ना, इधर जेंटल स्लोप नहीं, बिल्कुल खड़ी दीवार, ऐसे माउंटेन की खड़ी दीवार है वो, ठीक है, जैसे ये बिल्कुल ऐसे स्टीप स्लोप है और फिर यहाँ से ओशन शुरू हो जाता है। क्या देखना ऐसा इलाका है, ठीक है, जैसे तुम देखोगे ना इधर ये, अगर नॉर्थ अमेरिका इधर रॉकीज कॉर्डिलेरा है, तो यहाँ पे भी तुम्हें बहुत पतली सी दिखेगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं और वो क्या करती हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं, उनकी वजह से इतना डिपोजिशन नहीं हो पाता, इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो इतना सेडिमेंट्स लेके जा सके, ठीक है। तो नैरो होगी, देखना अगर वहाँ नैरो है तो वहाँ आसपास माउंटेन कोस्ट पे माउंटेन प्लेट्यू और क्लिफ कोस्ट देगा, क्योंकि उसको उसका स्कोप ही नहीं देता वो कि वहाँ पे डिपॉजिट हो सके और वो बन सके, क्रिएट हो सके। उसके बाद एक्सेप्शन होती है, जैसे तुम कहोगे कि इंडिया में, देखो तुम कहोगे कि इंडिया है, ठीक है, सपोज ये इंडिया है और तुम कहोगे यहाँ तो वेस्टर्न घाट्स हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे तो ज़्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और यहाँ पे रिवर अपना डिपॉजिट कर रही है और यहाँ पे कोस्ट है, कोस्टल एरिया प्लेन है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो शेल्फ है वो पतला है। तो वो रीज़न क्या होता है, क्या हुआ था तुम्हें पता होगा कि जो ये वाला एरिया है वो कैसे बना था। जैसे फॉर एग्जांपल ये लैंड थी, ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ, ये जो वेस्टर्न घाट्स है वो कुछ नहीं है, यहाँ पे फॉल्ट हुआ, यहाँ पे क्रैक आया और जो ये हिस्सा था ये नीचे ऐसे चला गया, ठीक है, और ये ऊपर का रह गया। तो अब तुम देखोगे कंपैरिजन करके, अगर देखोगे तो ये इलाका तो ऐसा लगेगा ना कि ये कोई माउंटेन है, जबकि माउंटेन नहीं है। जो वहाँ पे वेस्ट वाला हिस्सा था इंडिया का, वो क्या हुआ, उसमें क्रैक आया और जो एक हिस्सा था वो टिल्ट होके समुद्र में डूब गया। और ये क्या है, कॉन्टिनेंट का ही तो हिस्सा है, तो ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत चौड़ी मिलेगी और जो वेस्टर्न घाट्स है वो वेस्टर्न घाट्स कोई माउंटेन्स नहीं है, वो सिंपली जो फॉल्टिंग हुई है वहाँ से उसकी वजह से वो हिस्सा ऐसा लगता है ये ऊंचाई है, ठीक है, और ये ऐसे इसका स्लोप ऐसे है, तो ये ऐसा लगता है कि ये हाइट है, जबकि ये कोई हाइट वाइट नहीं है, कोई माउंटेन्स नहीं है, बल्कि जो आसपास का एरिया वो टूट के और वो नीचे चला गया, ठीक है, सबमर्जेंस हो गया उसकी फॉल्टिंग हुई, सबमर्ज हो गया, जैसे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इसलिए एक्सेप्शन है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ज़्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आसपास ट्रेंचेस हैं तो भी जो हमारा क्या है कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो नैरो होगा, ठीक है। उसके बाद आता है वाइड कब होगा, जब ज़्यादा डिपोजिशन होगा। सोच के देखो इधर क्या ही है, सपोज यहाँ कॉन्टिनेंट ख़त्म था, इधर से ओशन था सपोज, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, डिपॉजिट करता गया करता गया करता गया, एक दिन क्या हो गया, एक शैलो एरिया इसने बहुत प्यारा सा बना दिया और ये इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा डिपोजिशन होता है वहाँ पे भी वाइड होता है, ठीक है, फैलता जाएगा, वाइड होता जाएगा। कॉरल्स की वजह से भी हो सकता है, कॉरल्स वहाँ रहेंगे, कॉलोनी बनाएंगे और वहाँ पे क्रिएट कर देंगे कॉरल शेल्फ, ठीक है। फॉल्टिंग भी हुई है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर फॉल्टिंग हुई और जो लैंड का ही हिस्सा नीचे चला गया, जैसे इसमें दिखा रखा है ये पूरी लैंड थी, यहाँ पे फॉल्टिंग हुई क्योंकि प्लेट मूव कर रही है, आपस में भिड़ रही है, तो क्रैक्स तो आ जाते हैं। इतनी इतनी ज़ोर की टक्कर होती है, मतलब तुम इमेजिन करो कि अगर एक चीज़ है
जब इंडियन प्लेट जब भिड़ी होगी यूरेशियन प्लेट से तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स निकली होगी। तो ये है। तो जब वो क्या हुआ, जैसे ए बी ये पहले पूरा साथ में था, बट जैसे ही फोल्ड्स क्रिएट हुए, मिलन, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है वो नीचे धंस गया, ठीक है। लेकिन है तो कॉन्टिनेंट का ही पार्ट, उस कॉन्टिनेंट की ही कॉन्टिन्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेगी।